अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बर यह है कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान का वकील बदल गया। अब इस वकील बदलने से जो इमरान ख़ान साहब की फ़ैमिली की, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की और फिर जो तवक्कुआत लगाई गई थी, जो एक दावा किया गया था, आज की अदालती कार्रवाई से चंद रोज़ पहले वकील बदलने से वो तमाम तवक्कुआत, वो तमाम उम्मीदें ना सिर्फ चकनाचूर हो गईं, बल्कि जो खेल था वकील बदलने से वो खेल भी बिगड़ गया। एक तो नाज़रीन इस ख़बर की डिटेल से अपने ब्लॉग का आगाज़ करेंगे और फिर आप देखने वालों को ये भी बताएंगे कि 9 मई के मामले पर जज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के घर कैसे जा पहुंचा। कुछ और भी ख़बरें हैं। ईरान इसराइल की कशीदगी को लेके उसकी तफसीलात पर भी प्रोग्राम के आखिर में आप नाज़रीन के साथ हम डिटेल से बात करेंगे कि अमेरिका ने जो धमकी दी है, उस धमकी पे ईरान ने क्या वार्निंग दी है और वो वार्निंग कितनी सख्त है, कितनी अल्टीमेट है। तो नाज़रीन अपनी ख़बरों से ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। पहले नाज़रीन बात कर लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि जो इमरान ख़ान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल करने से मुतल्लिक, इमरान ख़ान से मुनासिब एक्सेस देने से मुतल्लिक, ज़ाती मुआलजीन को इमरान ख़ान से मुलाकात की इजाज़त देने से मुतल्लिक जो आज मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादम हुसैन सोमरू साहब की अदालत में फ़िक्स था। आज नाज़रीन जब इस केस की समाअत होती है, एक तो वफाक की तरफ से इस सारी प्रोसीडिंग के ऊपर एतराज़ उठाया गया, लेकिन फ़िलहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत के इस एतराज़ के ऊपर कोई अल्टीमेट फ़ैसला नहीं लिया है। अदालत ने फ़ैसला किया दिया है। मैं फ़ैसला पहले आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, फिर अदालती कार्रवाई का अहवाल भी आपको बताऊँगा और फिर जो मैंने इंट्रो दिया है उस इंट्रो को भी मैं एक्सप्लेन करके आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अदालत ने ऑर्डर ये किया है कि लतीफ़ खोसा साहब जो अदालत को आर्गू कर रहे थे, अदालत को असिस्ट कर रहे थे, अदालत ने लतीफ़ खोसा साहब को परसों तक का वक्त दिया है कि आप तैयारी कर लें, जेल मैनुअल को देख लें, जेल रूल्स को देख लें और परसों आके आप अदालत को असिस्ट करेंगे। यही बात, यही डायरेक्शन एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को भी की गई है। लेकिन इसमें नाज़रीन जब ये केस कॉल होता है तो लतीफ़ खोसा साहब और एतजाज़ हसन साहब दोनों रोस्ट्रम पे आते हैं। अब रोस्ट्रम पे आके जो बात एतजाज़ हसन साहब ने की, आप देखें कि खोसा साहब ने चंद दिन पहले यह दावा किया था कि ईद इमरान ख़ान साहब जेल में गुजारेंगे। इमरान ख़ान साहब ईद से पहले जेल से रिहा हो जाएंगे, बल्कि आज के दिन ही लतीफ़ खोसा साहब ने रिहाई की पेशगोई कर दी थी। तो आज तो इमरान ख़ान साहब की रिहाई नहीं हो सकी और परसों भी कोई रिहाई होते हुए इमरान ख़ान साहब की नज़र नहीं आ रही है, बल्कि ईद इमरान ख़ान साहब की जेल में लीगल टीम ने पक्की करवा दी है। क्योंकि जब दोनों वकला रोस्टम पे खड़े हुए तो एतजाज़ हसन साहब ने कहा कि मैंने इस केस में अपना वकालतनामा जमा करवाना है। तो जज साहब ने कहा तो क्या आप तारीख़ मांग रहे हैं? क्या आपका वकालतनामा जमा करवाने के लिए आपको 1 दिन 2 दिन का वक्त चाहिए? अब वकालतनामा जो जमा एतजाज़ हसन साहब जमा करवाने की बात कर रहे थे, उस वकालतनामे के ऊपर खान साहब के सिग्नेचर चाहिए और सिग्नेचर लेने के लिए वो वकालतनामा अडयाला जेल के इंतज़ामिया के ज़रिए खान साहब तक भिजवाया जाएगा। खान साहब उसके ऊपर सिग्नेचर करके भेजेंगे तो फिर एतजाज़ हसन साहब भी केस आर्गू करेंगे। तो एतजाज़ हसन साहब ने कहा कि दरअसल मैं वकालतनामा जमा करवाना है तो उसके लिए सिग्नेचर चाहिए। अब खोसा साहब, सवाल ये पैदा होता है, इससे पहले आपको याद होगा कि जब फ़ौजी अदालतों का, सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता नहीं हो सकता, तो यही लतीफ़ खोसा साहब से एतजाज़ हसन साहब थे जो बंदियाल साहब के चैम्बर में जाकर उस पटिशन को समाअत के लिए उन्हें मुकर्रर करवाया था। लेकिन आज तो लतीफ़ खोसा साहब को खुद आर्गू करना था। एतजाज़ हसन साहब को रोस्टरों पे क्यों लेके आए? क्या एक और तारीख ली जाए? क्या केस लंबा चले? क्या इमरान खान साहब की इससे पहले रिहाई ना हो सके? बज़ाहिर तो ये लगता है कि एतजाज़ हसन साहब खुद पीछे को आगे कर दिया गया है और लतीफ़ खोसा साहब पीछे हैं। वैसे तो लतीफ़ खोसा साहब ने आज भी बात की है, लेकिन एतजाज़ हसन साहब को लाने का मतलब ये है कि आगे एतजाज़ हसन साहब केस लड़ेंगे। तो हुआ ये, जब ये एतजाज़ हसन साहब ने बात की तो इलेक्शन कमीशन के हुकाम भी पेश हुए। उनकी तरफ से कहा गया कि इस केस में जब जज हुमायूं दिलावर की अदालत में मुकदमा चला, उसके बाद जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील आई तो इलेक्शन कमीशन की अपील जनाब अमजद परवेज़ साहब थे, जो कि अब एडवोकेट जनरल पंजाब बन चुके हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमें भी वकील करने के लिए 2 से 3 दिन का वक्त दिया जाए।
इसके साथ ही जो जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट जमा करवाई गई थी वो रिपोर्ट कमरे अदालत में पढ़ी गई। पहले तो पेश की गई जेल इंतज़ामिया की तरफ से, फिर उस रिपोर्ट को जनाब लतीफ़ खोसा साहब ने पढ़ा। जज साहब के कहने पे उस रिपोर्ट को लतीफ़ खोसा साहब ने पढ़ा, जिसमें अडयाला जेल के इंतज़ामिया ने यह बताया, जिसे इंडोर्स किया एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने, कि इमरान खान साहब का अपना अडयाला जेल में चेकअप किया गया, मुआयना किया गया और फिर इंजेक्शन लगवाने के लिए, ऑपरेशन के लिए नहीं, इंजेक्शन लगाने के लिए इमरान खान साहब को जो है वो मुंतकिल किया गया पेम्स हॉस्पिटल में, और उसका बाकायदा तौर पे प्रेस रिलीज जारी किया गया, एलामिया जारी किया गया। अदालत ने, खोसा साहब ने जब जिक्र किया फ्रेंड ऑफ द कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई रिपोर्ट का, तो अदालत ने कहा कि खोसा साहब इस रिपोर्ट को पढ़ें। अब उस रिपोर्ट को जब पढ़ा खोसा साहब ने, तो उन्होंने सारी कहानी जो अदालती कार्रवाई में हुई कि 2023 में इमरान खान साहब अटक जेल में थे, उनकी हालत अच्छी नहीं थी, फिर अदालत ने ऑर्डर किया, उस ऑर्डर के ऊपर रिपोर्ट नहीं आई, और फिर जब 2026 में मुकदमा याही अब्दी साहब की अदालत में लगा तो फिर क्या कुछ हुआ, वो सारी कहानी लतीफ़ खोसा साहब ने बयान कर दी। लेकिन वफाक ने एतराज़ उठाया कि भाई यहाँ पर जो मुकदमा जिसके ऊपर आर्गू लतीफ़ खोसा साहब कर रहे हैं, ये केस काबिल समाअत ही नहीं है, ये एतराज़ उठा दिया। लतीफ़ खोसा साहब से अदालत ने यह इस्तफसार किया कि आप ये बता दें कि आप इस केस में चाहते क्या हैं, अदालत इस केस में कर क्या सकती है और किस हद तक अदालत आपको रिलीफ दे सकती है। जिस पे खोसा साहब ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि इमरान खान साहब को हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाए। अब मुंतकिल करने से तो खान साहब घर नहीं चले जाएंगे, मुंतकली वाली बात को, इस मफरूज़े, इस दलील को लेकर भी अगर चलें तो अदालत अगर ये ऑर्डर कर देती है कि कोई ज़मानत नहीं, कोई रिहाई नहीं, खान साहब को ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए, ट्रीटमेंट के बाद वापस खान साहब को अडयाला जेल ला दिया जाए, मतलब अडयाला जेल मुंतकिल कर दी जाए, तो खान साहब कैसे फिर घर पे ईद गुजारेंगे। लेकिन जो बात खोसा साहब ने कही कि खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए, ज़ाती मुआलजीन को रसाई दी जाए, फैमिली के लोगों को मुनासिब रसाई दी जाए, तो इस पर अदालत ने उनसे कहा कि जो एलामिया है पेम्स हॉस्पिटल का, उसमें तो वाज़ेह तौर पे लिखा गया है कि जब खान साहब का प्रोसीजर या मेडिकल मुआयना हुआ, फैमिली के लोगों को भी इतला दी गई, जिस पे लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ, फैमिली के लोगों को बिल्कुल मुतला नहीं किया गया। तो फिर अदालत ने उनसे कहा कि आप ऐसा कर लें, आप जेल रूल्स को देख लें, जेल मैनुअल को देख लें, अदालत का अख्तियार क्या है, किस हद तक अदालत जा सकती है, अदालत का दायरा अख्तियार क्या है, आप तैयारी करके आ जाएँ, परसों हम आपको सुनने के बाद इस केस का फैसला कर देंगे। तो ये हुआ है आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, 9 मई का भी केस, जो कि 7 मार्च को ATC अदालत रावलपिंडी ने फैसला दिया, जिसमें हुआ क्या, जिसमें हुआ ये कि PTI के 47 अरकान को अदालत ने गैर हाज़िर होने पे, इश्तिहारी डिक्लेयर होने पे उनको कन्विक्टेड करार दे दिया। अब 10 साल की उनको सज़ा सुनाई गई, 5-5 लाख रुपए का जुर्माना किया गया। लेकिन सबसे जो सख्त सज़ा थी वो ये थी कि इनकी तमाम प्रॉपर्टीज़ को बहक़ सरकार ज़ब्त किया जाए, यानी प्रॉपर्टी अटैच करने का हुक्म दे दिया गया। अच्छा, ये जो हुक्म जज साहब ने दिया, अमजद अली शाह साहब ने, ये सिर्फ हुक्म नहीं था, एक गुंजाइश निकाली अदालत ने कि अगर ये लोग सरेंडर कर देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना यह था कि एक तरफा तौर पे अदम हाज़िरी पे हमारे लोगों को सज़ाएं सुनाई गई, तो तहरीक इंसाफ का ये इल्ज़ाम देना, ये शिकवा करना इट्सल्फ एक एतराफ़ था कि आपके लोग अदालत में गए नहीं, अदालत आपको बुलाते रहे, नोटिस आपको जारी हुए, लेकिन आपके लोग पेश नहीं हुए, जिस पर अदालत ने उनके अदम हाज़िरी पे यकतरफ़ा तौर पे उनके एब्सेंशिया में उनको कन्विक्ट कर दिया। लेकिन जो अदालत ने फैसला दिया ना कि इनके प्रॉपर्टीज़ ज़ब्त की जाएँ, उस पर अदालत ने किया ये है, जज साहब ने एक तो अरेस्ट वारंट जारी किए 47 के 47 लोगों को, लेकिन साथ में जज साहब ने 47 के 47 मुजरमान जिनको कन्विक्ट किया गया, जिस शहर से उनका ताल्लुक़ था, जिस शहर के वो रहायशी थे, उन शहरों के डिप्टी कमिश्नर को लिखा, लेटर लिखा, ऑर्डर जारी किया कि हमारे इस ऑर्डर की तामील करें, ये 47 मुल्ज़मान में से फ़लाँ आपके शहर का शहरी है, रेजिडेंट है, आप इसकी प्रॉपर्टी बहक़ सरकार ज़ब्त करें, प्रोसीजर के मुताबिक, ज़ाब्ते के मुताबिक, और अदालती हुक्म पे अमल दरामद की जो रिपोर्ट है, आप ये सब कुछ करके अदालती हुक्म की तामील करके रिपोर्ट अदालत में जमा करवाएंगे। तो जज साहब PTI के रहनुमाओं के घरों तक जा पहुँचे कि अदालती फ़ैसला है, अदालत पे नहीं आए तो फिर अदालती फ़ैसले की तामील कराने के लिए जो कुछ हो सका उनके प्रॉपर्टीज़ के अटैचमेंट के लिए वो तमाम कानूनी अख्तियारात, तमाम प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट किया जाएगा। तो ये तहरीक इंसाफ के लिए ख़तरे की घंटी है। इसके साथ साथ नाज़रीन, अलीमा खान साहबा को अदालत ने पेश होने का हुक्म दिया था, अलीमा खान साहबा फिर नहीं आई, फिर इस्तिस्ना की दरख्वास्त आ गई।
अदालत ने 11 मार्च तक उनका केस मुलतवी किया। और आप जानते हैं कि आज मंगल का दिन है, बानी तहरीक इंसाफ के साथ मुलाकातों का दिन है। 6 लोगों की फहरिस्त जमा हुई है। किस किस की मुलाकात होगी आप देख लीजिएगा, हम कोई बात नहीं करते किसकी होगी किसकी नहीं होगी। सोहेल अफरीदी साहब वो भी अदालत में पेश नहीं हुए, उनको भी अदालत ने गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया है। जज अब्बास शाह साहब ने यह फैसला जारी किया। और क्या केस है? पीका का मुकदमा है सोहेल अफरीदी के खिलाफ। अब नाज़रीन आ जाते हैं ईरान इसराइल जंग के हवाले से बात कर लेते हैं, जो अहम डिटेल सामने आई हैं। एक तो नाज़रीन अमेरिका की तरफ से जो थ्रेट किया गया, नए सुप्रीम लीडर जो कि बने हैं आयतुल्ला खामनेई शहीद के जो बेटे हैं मुज्तबा खामनेई, अब उनकी नॉमिनेशन और नॉमिनेशन के ऐलान के बाद रात गए हुआ ये है कि इस ईरान के ऊपर इसराइल और अमेरिका ने शदीद बमबारी की है। यानी इतनी बमबारी की गई, इतनी बम्बार्टमेंट की गई कि जो तेहरान था वो आग के साथ रोशन हो गया पूरा का पूरा आसमान, और दर्जनों अमवात का खदशा जाहिर किया जा रहा है। ये सुप्रीम लीडर के नाम के ऐलान के ऊपर किया गया। और साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह दिया कि अगर ईरान की तरफ से जो हमले हैं वो बंद ना किए गए तो अमेरिका जो है नई लीडरशिप को भी टारगेट करेगा, नई लीडरशिप को भी निशाना बनाएगा और 20 गुना ज़्यादा शिद्दत के साथ ईरान के ऊपर इसराइल और अमेरिका हमले करेंगे। यानी डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि ईरान के ऊपर तबाही का राज होगा। ऐसी सूरत जो है वो ईरान के हमले बंद ना हुए तो ऐसी सूरत जो है वो क्रिएट कर दी जाएगी। और साथ में उन्होंने कहा कि जो पेट्रोल है, पेट्रोल की सप्लाई भी होगी। जंग ख़त्म होने का इंदिया भी दिया उन्होंने कि ख़त्म हो सकती है, ऑलमोस्ट हम जो जंग है वो ईरान से जीत चुके हैं। लेकिन इस धमकी पे ईरान के पासदारान इनकलाब ने भी अमेरिकन प्रेसिडेंट को बड़ा सख्त जवाब दिया है। ईरान की तरफ से कहा गया कि एक तो आबनाए हुर्मस से 1 लीटर भी जो पानी की बूंद, एक तेल की जो बूंद है वो हम जाने नहीं देंगे। बल्कि ईरान ने तो ये भी कह दिया है कि जो ममालिक अपने मुल्क से अमरीकी और इसराइल सफ़ीर को बेदखल करेंगे वो आबनाए हुर्मस से गुजर सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं गुजर सकता। और साथ में पासदारान इनकलाब ने यह भी कहा है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट का ये कहना कि जंग जो है वो जल्द ख़त्म होने वाली है, बल्कि अमेरिकन प्रेसिडेंट का ये कहना कि जंग तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। पासदारान इनकलाब ने यह स्टेटमेंट दिया है कि ये जंग जो कि ईरान के ऊपर मसलत की गई, जो जारी की गई, ये जंग कब ख़त्म होगी ये फ़ैसला कोई और नहीं करेगा। ये फ़ैसला अब ईरान करेगा। ईरान तय करेगा कि जो जंग छेड़ी गई है इसका ख़ात्मा कब होना है। बल्कि ये भी साथ में कह दिया गया, वार्न कर दिया गया कि या तो ख़ित्ते में तमाम ममालिक महफूज होंगे, बसूरत दीगर ख़ित्ते में कोई मुल्क भी महफूज नहीं होगा। ये बड़े वाज़ेह अल्फाज में ईरान की जानिब से जो है अमेरिका की तरफ से, सदर ट्रंप की तरफ से बयान दिया गया, उस पर उनको 2 टोक अंदाज में जवाब भी दे दिया गया। अब सदर ट्रंप का क्या कहना था, एक तकरीब में उनसे सवाल हुआ तो सदर ट्रंप ने कहा कि जो जंग है ईरान की वो आलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। और साथ में सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका का ईरान में ज़मीनी कार्रवाई करने का, ज़मीनी फ़ौज उतारने का भी कोई इरादा नहीं। तो जंग ख़त्म होने का अगर इंदिया सदर ट्रंप ने दिया है तो ईरान फ़िलहाल वो कहता है कि हम 6 माह के लिए ये जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। 6 माह एटलीस्ट हम लड़ सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हम लड़ सकते हैं और तय भी हम करेंगे कि जंग कैसे ख़त्म होगी। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, बहरीन से एक भारतीय शख्स को गिरफ़्तार किया गया है जो कि इसराइली एजेंसी मुसाद का एजेंट निकला है। उसकी तस्वीर भी पब्लिक की गई है बहरीन की तरफ से। अब ये जो शख्स था जो कि मुसाद के लिए जासूसी कर रहा था, हसास मालूमात खलीजी ममालिक की अपना जो इसराइली एजेंसी मुसाद है उसके एजेंट को दे रहा था, ये वहाँ पे टेली कम्युनिकेशन इंजीनियर था और इसका नाम जो है वो नेतन मोहन बताया गया है। अब आप देख लें कि इंडियन जो शहरी हैं, इसराइल और इंडिया के आपस में अगर ताल्लुकात हैं, उन ताल्लुकात का फ़ायदा इसराइली एजेंसी मुसाद कैसे उठा रही है। अब इस शख्स की नेतन मोहन की गिरफ़्तारी के बाद जितने भी भारतीय खलीजी ममालिक में मौजूद हैं, क्या उनके ऊपर शकूक व शुबहात नहीं होंगे खलीजी ममालिक की जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ के कि ये भी कहीं मुसाद के लिए काम ना कर रहे हैं? और इसमें पॉसिबिलिटी भी है, बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है। तो देखते नाज़रीन ईरान इसराइल जंग का ख़ात्मा कैसे होता है। लेकिन एक जो अच्छी डेवलपमेंट हुई है कि ट्रंप का जो स्टेटमेंट था कि जंग तकरीबन ख़त्म हो चुकी है ईरान के साथ, उसके बाद आलमी मार्केट में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं उसमें अच्छा खासा जो है वो डिप देखा गया है, कमी देखी गई है। यानी दोबारा कीमतें 88 या 90 के अराउंड आ चुकी हैं। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन।